हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज 11 मई को जो माननीय पटना उच्च न्यायालय में प्रधान शिक्षकों के वेतन से संबंधित जो केस की सुनवाई हुई है और जो आज लिस्टेड था प्रधान शिक्षक के वेतन मामले का केस, उस केस में आज क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करूंगा। आगे क्या कुछ होने वाला है उस पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ इस केस के नेचर को लेकर के कि किस तरह का केस है, क्या है, किस आधार पर किया गया है, क्या कुछ इसमें कानूनी रूप से आधार बनाया गया है, किस नियमावली को चैलेंज किया गया है, इसको लेकर के तरह तरह की जो बातें की जा रही है उसका विश्लेषण करने वाला हूँ, अपना विचार आपके समक्ष रखने वाला हूँ। तो प्रधान शिक्षकों से संबंधित यह वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जैसे शुरू से प्रधान शिक्षकों से संबंधित एक एक चीज़ें विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंच रही हैं, आगे भी पहुंचती रहेगी। तो आज जो केस का लिस्टिंग हुआ था, जिस केस की सुनवाई होनी थी, वह है CWJC 439/2026। जो केस दायर किया गया है जयप्रकाश एंड अदर्स के द्वारा। इनको आप सभी जान रहे हैं, प्रधान शिक्षकों के मामले को लेकर के पूर्व में भी ये केस लड़ चुके हैं और इनके नाम से सभी प्रधान शिक्षक अब वाकिफ़ हैं कि जयप्रकाश जी कौन हैं और ये कहाँ के हैं, क्या कुछ हैं, सब कोई इनसे परिचित हो चुके हैं, क्योंकि यह शुरू से ही प्रधान शिक्षक मामले में केस को लेकर के मुखर रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा यह केस दायर किया गया है, इनके टीम के द्वारा केस दायर किया गया है। और यह केस जो है पिछले साल यानी 2025 दिसंबर में ही इसको फाइलिंग किया गया था, जिसको 2026 से सुनवाई के लिए लाया गया था। बीच में अलग अलग केस हो गए थे, कई सारे केसों को एक साथ टैग किया गया था, जिसमें इस 439/2026 के सुनवाई के लिए आज जो है 11/5/2026 को माननीय न्यायाधीश जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा के बेंच में 21 नंबर पर लिस्टिंग किया गया था सुनवाई के लिए। और ये क्यों किया गया था लिस्टिंग सुनवाई के लिए? क्योंकि पिछली बार माननीय न्यायालय ने इस पर आदेश दिया था कि इसको प्रायोरिटी के आधार पर लगातार सुना जाएगा, और कई केस इस नेचर के हो गए हैं कि प्रधान शिक्षकों के वेतन से संबंधित, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इसको सुना जाएगा, इसलिए इस केस की लिस्टिंग हुई है। नहीं तो पिछले कई महीने से इस केस को लिस्टिंग होने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब प्रायोरिटी के आधार पर आज हुआ था। तो आज केस का ये वस्तु स्थिति था। अब बात आती है कि आज जो 11/5 को 21 नंबर सीरियल पर माननीय न्यायाधीश जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा जी के बेंच में जो यह लिस्टिंग हुई थी और सुनवाई हुई, उसमें आखिर हुआ क्या? तो हुआ ये है कि सरकार ने फिर से 2 काउंटर फाइल कर दिया है। यानी पिछले बार भी जो सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार ने समय लिया था काउंटर फाइल के लिए, उस समय भी किया गया था। फिर सुनवाई की जो है गुहार लगाई गई थी याचिकाकर्ता की ओर से, तो उस समय भी मैंने कहा था कि यह केस इतना जल्दी फाइनल नहीं होगा, इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जिसके लिए फिर से याचिकाकर्ता, क्योंकि ये केस का पार्ट होता है कि दोनों पक्ष काउंटर करते हैं, तो उस काउंटर को फिर काउंटर करने के लिए इधर से भी किया जाता है काउंटर फाइल। यदि फिर उस पक्ष को लगता है कि नहीं इसमें कुछ और हमको देना है, तो काउंटर के लिए समय मिलता है। जो हुआ वही भी है कि सरकार के द्वारा जो 2 नया काउंटर फाइल किया गया है, जिस काउंटर फाइल का
तैयारी कहें तो याचिकाकर्ता ने नहीं किया था, क्योंकि पहले से दोनों तरफ से काउंटर था। तो अपेक्षा ये थी कि आज से इस पर बहस होगा और बहस के बाद इसमें फैसला होगा। लेकिन सरकार ने फिर कुछ चीज़ों को आधार बनाते हुए, जैसे सरकार ने जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया है उसको आधार बनाते हुए, फिर जो है वित्त विभाग से राय लेकर हमने ये किया है, इन सब चीज़ों को आधार करते हुए किसी को वेतन का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम इसकी गारंटी दिए हैं। जो 4208 पत्रांक है उसके द्वारा हम यह गारंटी दिए हैं कि किसी का भी वेतन पहले से कम नहीं होगा, क्योंकि हम पे प्रोटेक्शन का लाभ दे चुके हैं। इन सब चीज़ों को आधार बना करके सरकार ने इस केस में काउंटर किया है कि नहीं, ये इस केस का जो है नेचर जो है सही नहीं है, हम इसमें कुछ ऐसा नहीं किए हैं। वो अपना पक्ष सरकार ने रख दिया है। अब ऐसी स्थिति में उस काउंटर एफिडेविट का जवाब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से देना जरूरी समझा गया है। इसलिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महोदय ने फिर से समय मांग लिया है कि जो सरकार के द्वारा काउंटर किया गया है उसका फिर हम काउंटर करेंगे, तब फिर इस पर सुनवाई होगी। क्योंकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को लगा है कि यदि बिना काउंटर किए बहस किया जाता है और नतीजा आता है तो इसको लेकर के असमंजस की स्थिति थी कि इसमें हार भी हो सकती थी या फिर सरकार एलपीए में भी जा सकती थी। तो इसको लेकर के मामला अटक गया है और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा इसमें समय की मांग कर ली गई है कि हमको भी समय दिया जाए, हम फिर से सरकार के हलफनामे का फिर जवाबी हलफनामा हम देंगे। लेकिन अब चूंकि माननीय न्यायालय में वेकेशन होने वाला है, समर वेकेशन जो एनुअल वेकेशन होना है वह 18 मई से 14 जून तक होना है। यानी अब जो सुनवाई होगी वह 14 जून के बाद ही संभव है। यानी गर्मी की छुट्टी कोर्ट में जब समाप्त होगी, कोर्ट जब फिर से चलेगा, तब इसकी तारीख मुकर्रर होगी कि कब इस केस की सुनवाई होगी। तो भले ही अब डेट आगे चला गया है, लेकिन अभी ये नहीं तय है कि इस दिन को सुनवाई होगी, क्योंकि अब कोर्ट खुलने पर ही लिस्टिंग इत्यादि इस केस की होगी। लेकिन जून में फिर सुनवाई शुरू हो सकती है 15 जून के बाद, क्योंकि 15 जून के बाद से कोर्ट समर वेकेशन के बाद खुल रहा है। तो अभी तक की वस्तु स्थिति आज तक की यही है कि इसमें हुआ आज विशेष कुछ नहीं है। सरकार ने जो एफिडेविट दिया है, जो हलफनामा दिया है, उस हलफनामे को काउंटर करने के लिए, जवाबी हलफनामा देने के लिए जिन्होंने केस किया है, यानी जयप्रकाश जी एंड अदर्स के द्वारा जो यह केस है, इन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता माननीय अधिवक्ता मृत्युंजय जी जो हैं इस केस को फाइल किए हैं और वे लड़ रहे हैं। हियरिंग के लिए लोग अलग से भले ही अधिवक्ता को रखें, वो आगे की बात है, लेकिन अभी वहीं इस केस को देख रहे हैं। तो उनके द्वारा समय ले लिया गया है और अब ये लोग इस बीच में अपना जवाबी हलफनामा काउंटर एफिडेविट तैयार करेंगे और माननीय न्यायालय में पेश करेंगे, तब उस पर फिर से आगे की सुनवाई, बहस इत्यादि होगी। तो अभी आज तक का केस का स्टेटस यही है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस केस का नेचर कैसा है, क्या कुछ हो सकता है, इसमें क्या आधार बनाया गया है। तो देखिए, मेरी जहाँ तक समझ है और मैं इस केस को गहनता से जो अवलोकन किया हूँ, इस अनुसार ये केस जो है यह नया वेतनमान, फ्रेश वेतनमान, सातवें वेतन आयोग के जो है संदर्भ में नया वेतनमान बनाने, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करते हुए इसमें 2-3 चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया है। और जो आधार बनाया गया है वह यह है कि पहला जो आधार बनाया गया है इसमें, वह इस प्रधान शिक्षक की यानी हेड टीचर की जो नियमावली है, हेड टीचर के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है,
वह हेड टीचर पॉलिसी में यह दर्ज किया गया था कि इसमें जो इनका वेतनमान निर्धारित किया जाएगा वह वित्त विभाग से परामर्श लेकर के और वित्त विभाग के परामर्श से तय किया जाएगा। लेकिन वित्त विभाग से परामर्श के बिना जो है इसमें 30,500 रुपया मूल वेतन तय कर दिया गया और यह आयोग के विज्ञापन में लिख दिया गया। तो इन्होंने इसको भी आधार बनाया है कि जब नियमावली में वित्त विभाग से परामर्श लेना था तो आप परामर्श नहीं लिए हैं, जबकि सरकार ने काउंटर में कहा है कि हम वित्त विभाग के परामर्श से ही यह किए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के पास इसका क्या कुछ साक्ष्य है वित्त विभाग से जो है राय मशवरा लेकर करने का, और याचिकाकर्ता इसको कैसे काउंटर करते हैं कि हाँ बिना जो है विचार विमर्श के या बिना परामर्श के वित्त विभाग से बिना परामर्श लिए वेतनमान तय किया गया। तो ये किया गया है, इसका नेचर और आधार ये बनाया गया है कि वित्त विभाग से बिना परामर्श लिए हम लोगों का वेतन तय कर दिया गया, जो कि नियमावली के अनुकूल नहीं है और नियमावली के खिलाफ है। तो पहला नेचर ये है वित्त विभाग वाला। दूसरा जो इसमें आधार बनाया गया है वह बनाया गया है कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 4208 पत्रांक जारी किया गया था, और 4208 जो पत्रांक जारी किया गया था यह था वेतन संरक्षण से संबंधित। और इस 4208 पत्रांक में जिक्र किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों की भांति प्रधान शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण फुल पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। और पे प्रोटेक्शन का लाभ का ये अर्थ हुआ था कि जिन प्रधान शिक्षकों का वेतन यदि 30,500 रुपये से ज़्यादा था तो उनका 30,500 नहीं रहेगा, उनका जो मिल रहा होगा उसके समकक्ष, उससे जो भी थोड़ा सा आगे 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया जो भी आगे होगा उस इंडेक्स में इनका फिक्सेशन होगा। यानी 30,500 रुपये से अधिक यदि किन्हीं का वेतन मिल रहा होगा तो उनका उसके अनुसार तय होगा, यानी जितना मिल रहा है उससे कम नहीं होगा। लेकिन जिनका 30,500 से बिलो होगा, कम होगा, चाहे उनका जो भी रहा हो, मूल वेतन 25,000 रहा हो, 28,000 रहा हो, जो भी रहा हो, तो उनका 30,500 रहेगा। ये इस 4208 पत्र से ये फिक्स हुआ कि जिनका 30,500 से कम है उनका 30,500 रहेगा, लेकिन जिनका 30,500 से अधिक यदि है तो उनका उस अनुसार वेतन तय होगा। अब इस केस में इसको भी आधार बनाया गया है कि 4208 पत्रांक के अनुसार एक ही नेचर की बहाली है, एक साथ बहाली है, एक साथ नियुक्ति है, जिसको आप फ्रेश बहाली भी कह रहे हैं कोर्ट में, और इसको प्रोन्नति भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ विभाग का पत्र है, यानी शिक्षा विभाग का पहले से पत्र है कि किसी भी वरीय का वेतन कनीय से कम नहीं होगा। तो इस 4208 पत्र से प्रधान शिक्षकों के बीच में वेतन विसंगति का मामला हो रहा है। तो इसको भी आधार बनाया गया है कि एक तरफ प्रधान शिक्षक नियमावली यह कहता है कि प्रधान शिक्षकों का जो मेरिट लिस्ट होगा वह उनकी सीनियरिटी तय करेगा, जबकि इस 4208 पत्र के अनुसार वह मेरिट लिस्ट वाली बात यहाँ गौण हो जाएगी। यहाँ जो लोग पहले से बहाल होंगे, जिनका वेतन पहले नियोजित के रूप में या विशिष्ट के रूप में अधिक होगा, उनका प्रधान में अलग हो जाएगा। तो जब फ्रेश नेचर की नियुक्ति है और एक साथ जो बहाली हुई, तो एक साथ बहाल एक पद पर एक साथ नियुक्त हुए लोगों का वेतन अलग अलग होना भी वेतन विसंगति का मामला हो जा रहा है। दूसरा, नियमावली कहता है कि इसमें वरीय जो होंगे
वे मेरिट लिस्ट में जो ऊपर होंगे वे वरीय होंगे। तो इस 4208 पत्र से मेरिट में जो सबसे नीचे भी होंगे लेकिन उनका 30,500 से अधिक वेतन होगा तो उनका वेतन ज़्यादा हो जाएगा। तो उस अनुसार प्रधान शिक्षक नियमावली का यह उल्लंघन हो रहा है कि जो जूनियर हैं, यहाँ जूनियर का सेंस ये होगा मेरिट लिस्ट में जो नीचे हैं, तो कनीय का वेतन वरीय से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको भी चैलेंज किया गया है और इसको भी आधार बनाया गया है कि एक ही बहाली में एक ही साथ नियुक्त हुए लोगों का वेतन इस पत्र से अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए वेतन विसंगति का मामला बन रहा है। तो इन दो चीज़ों को मूलतः इस केस में आधार बनाया गया है। एक वित्त विभाग से बिना परामर्श के जो किया गया है और दूसरा 4208 वेतन विसंगति का मामला। तो वेतन विसंगति के मामले को और वित्त विभाग के मामले को, दो को आधार बना के अन्य चीज़ें भी इसमें रखी गई होंगी। न्यायालयी जो कुछ चीज़ें होंगी वह विशेष अधिवक्ता लोग समझाएंगे, लेकिन इस दोनों को आधार बना करके केस किया गया है कि एक ऐसा सम्मानजनक इसमें वेतन हो कि वेतन विसंगति भी नहीं हो, सबका एक वेतन हो और किसी भी कनीय का वेतन वरीय से ज़्यादा नहीं हो। इस चीज़ों को इसमें आधार बना करके यह केस लड़ा जा रहा है। यह 7वें वेतन आयोग या आपको जो 7वें वेतन आयोग में जो पहले वाला था 9,300 स्केल या 4600-4800 ग्रेड पे वाला जो चीज़ था, जिसमें आपको 44,900 या 47,000 कुछ इन चीज़ों को जो डिमांड किया जा रहा था वो उस बेस पर यह केस नहीं लड़ा जा रहा है। यानी जो पुराना वेतनमान है हेड टीचर हेड मास्टर का, उसको बेस बनाकर यह नहीं लड़ा जा रहा है। या वर्तमान परिस्थिति में जो वित्त विभाग के परामर्श नहीं लेकर के जो नियमावली का उल्लंघन किया गया है और वेतन संरक्षण का लाभ दे करके जो वेतन विसंगति आपस में किया गया है, इसको सुधार करते हुए सम्मानजनक वेतन किया जाए, इसको आधार बनाकर यह केस लड़ा जा रहा है। अब लड़ाई हो रही है तो जब लोग लड़ रहे हैं तो आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। लेकिन इतना तय है कि यह केस इतना जल्दी, हम लोग जो अपेक्षा रख रहे हैं कि इतना जल्दी जो है वेतनमान हो जाएगा या वेतन बढ़ जाएगा, इतना जल्दी कुछ इसमें रिजल्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। यह केस कुछ दिनों तक चल सकता है। अगर इसमें मान लीजिए पक्ष में भी फैसला आता है तो सरकार के पास भी विकल्प होगा एलपीए जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। अब देखने वाली बात होगी कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जो हैं कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाते हैं, कोर्ट किस तरह का आदेश देता है, आगे सरकार के पास चैलेंज करने का, एलपीए में जाने का, उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प रहता है या किस प्रकार। चूंकि सिंगल बेंच का मामला है, ये भी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि नियमावली में संशोधन या पूर्ण वेतनमान या बहुत यानी अधिक वैसा कुछ रहता नेचर का केस, तो यह सिंगल बेंच में नहीं रहकर माननीय मुख्य न्यायाधीश के बेंच का या डबल बेंच का मामला होता, तो आगे इसमें सरकार के पास विकल्प कम होते। सिंगल बेंच का मामला है तो सरकार के पास भी विकल्प रहेगा। फिर भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको जो लोग सहयोग कर रहे हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन अभी इतना जल्दी इसमें कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। आगे जैसे जो अपडेट होंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। यही विश्लेषण था केस का। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे केस है क्या, इसमें क्या कुछ है। अपनी समझ से मैंने बातें रखी। आप इस केस के संदर्भ में क्या सोचते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। आगे प्रधान शिक्षक से संबंधित हर अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।